दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम देखेंगे जो 4 अगस्त के जो दूसरे और तीसरे यानी दोनों शिफ्ट में पहले शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कराया ही था और दूसरे और जो तीसरा शिफ्ट है उन सब शिफ्टों से मिलाकर पूरे एनालिसिस के बारे में। तो ये क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पीडीएफ इसमें कंप्लीट मतलब उसका डिटेल बारे में और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी जो जरूरी होगा उन फैक्ट्स को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया हूँ। आप देखेंगे अगर पूरी क्लास देखते लेते हम आखिरी तक बने रहते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा और बिल्कुल ही ओरिएंटेड लगेगा। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते समय सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखा जाता है। तो देखें, यह दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो इसके बारे में बात करें, देखो ऐसा होता है ना अवतल दर्पण, कौन सा होता है अवतल दर्पण, ऐसे होता है ना, ऐसे। यहाँ हमारा ये फोकस हो गया एफ और ये हमारा ध्रुव हो गया पी, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं रखा जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके ऊपरी हुए भाग पर पॉलिश होता है और अंदर धसा होता है, यानी यहाँ पॉलिश हुआ रहेगा और नीचे की तो धसा हुआ रहेगा। और परावर्तक होता है, एकमात्र ऐसा स्थिति है जहाँ अवतल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यहीं पर होता है ये इन दर्पण और ध्रुव के बीच में, ठीक है। और आगे बात करें दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच स्थिति, जब चेहरा दर्पण के बहुत पास यानी उसके फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इससे चेहरा का एक बड़ा सीधा और साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। इससे शेविंग में मेकअप में करना आसान होता है और बाकी स्थितियों में गलत होंगे। यदि चेहरा फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनवर बनता है और जब चेहरा वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा और चेहरे के बराबर आकार का होता है। यदि चेहरा वक्रता केंद्र पर हो तो वह प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। मतलब ऐसे ही आपको हो सकता है, आप स्थितियाँ इसकी जानते ही हैं। अगर ऐसे बनेगा यहाँ पे आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। देखो ये मानो हमारा सी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है, एफ, और ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँगा। यहाँ होगा तो जो चेहरा होगा यहाँ से आएगा और एफ से होकर चला जाएगा। अगला देखते हैं, वक्रता केंद्र इसके बीच में होगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये आएगा और इसके बीच से होकर चला जाएगा। अगला देखते हैं, अगर ये वक्रता केंद्र पर है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पर, और वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाता है। अगर ये वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र इसके बीच में होगा तो ये ऐसे उल्टा यहाँ पे आके मिलेगा। वक्रता केंद्र वाला यहाँ हो गया और ये यहाँ पे हो गया। मतलब ऐसे ही आप कर लेंगे बढ़ते क्रम में। आप देखेंगे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा पूरे प्रकाश चैप्टर का ही, तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब जब मेरे पास पेन नहीं है इस पर, तो हम नहीं अच्छे से बता नहीं पा रहे, बाकी आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। और बात करें संबंध कुछ टॉपिक्स के, तो इसमें और जो रिलेटेड तथ्य, डॉक्टरों द्वारा आँख, पेन कलर चेंज कर लें, आँख कान नाक दांतों को डॉक्टर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रमुख देखते हैं, अवतल दर्पण है, ठीक है। सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट बाद इसमें प्रकाश का श्वेत स्रोत फोकस पर रखा जाता है ताकि एक शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त हो। और सौर भट्टी की बात की जाए, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा पैदा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग देखें तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, जैसे क्योंकि पीछे बड़े वाहन हो या किसी वस्तु हो उसको छोटा देखा जा सके। तो आप उत्तल दर्पण के एक मात्र ही याद कर लें, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गाड़ी को वाहन में ज़्यादातर यूज़ होता है छोटा देखने के लिए। ये उत्तल छोटा नाम हुआ ना, उत्तल छोटे वस्तु देखने के लिए, तो बस इतना ही समझो, बाकी सबके लिए अवतल ही होगा। अगला प्रश्न, किसी सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक किस स्थिति में होता है, ठीक है। जब पहला इसका जो आंसर है, जब प्रयास की भुजा या भार की भुजा से बड़ी हो, जो प्रयास होगा उसकी भुजाएं जब भार की भुजा से बड़ी होंगी तब। और बात करें यांत्रिक लाभ, यह दर्शाता है कि कोई मशीन लगाए गए बल को कितना गुना बढ़ा सकता है, ठीक है। और देखें तो लीवर या दोलक के सिद्धांत के अनुसार जस्ट ये जो हमारा होता है 1 से अधिक 1 इज ग्रेटर देन 11 होना का मतलब है, जब प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होता है तो यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें भारी वजन उठाने के लिए बहुत कम बल या प्रयास का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी मशीनें बल संवर्धक की तरह काम करती हैं, बाकी स्थितियां गलत हैं।
यदि प्रयास जस्ट ये देख लेते हैं, इस हमने कौन सा सही है ये देख लिया। यदि दोनों बराबर बराबर भुजाएं बराबर होंगी तो एम एक के बराबर होगा, यानी जो मास होगा वजन होगा उस एक के बराबर होगा। और देखिए उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक और उनका प्रकार देखें तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो इसमें आलम्बन जो बीच में है इसका एम एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची और हैंडपंप जो है होता है। द्वितीय प्रकार को उत्तोलक की बात की जाए, इसमें भार बीच में होता है, इसकी प्रयास भुजा हमेशा भार भुजा से बड़ी होती है, इसके लिए एम हमेशा एक से अधिक होता है। उदाहरण जैसे कूड़ा ढोने वाली मशीन का एक पहियों की गाड़ी या फिर सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक देखें, इसमें प्रयास के बीच में इसकी प्रयास की भुजा हमेशा छोटी होती है, इसका मतलब एम हमेशा एक से कम होगा। ठीक है, इसका उदाहरण चिमटा और किसान का हल ये उदाहरण हो जाएंगे। और वेग अनुपात या दक्षता की बात करें, वेग अनुपात प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात एक या मशीन की बनावट पर निर्भर करता है कि घर्षण से नहीं। किसी भी वास्तविक मशीन की दक्षता घर्षण कारण कभी भी 100% नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखें तो मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए एआई के माध्यम से समावेश विकास खंड का मुख्य उद्देश्य सुशासन और प्रशासन तत्व में से किसने लागू करना है। तो ये जो पहला प्रश्न हमारा ऑप्शन है भागीदार से भाग्य उद्योग, यही उसका उद्देश्य हो जाएगा। इस उद्देश्य का मुख्य, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याण के लिए पारदर्शी शासन को मजबूत करना और नीतिगत पहुंच बढ़ाना है। एआई की भूमिका की बात करें, सरकारी योजनाओं को बेहतर निगरानी, सही लाभार्थियों को पहचान और डेटा प्लानिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक का इस्तेमाल करना है। संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखें तो मंत्रालय जो अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है यह कार्यक्रम। और विजन की बात है, यह पहल भारत सरकार की विकसित भारत @2047 2047 के लक्ष्य और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से जुड़ी है। और बात की जाए इसकी चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है। तो केरल सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। केरल सरकार ने हाल ही में राज्य को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो नामक एक बड़े अभियान को शुरुआत की है। और बात की जाए तो इस पहल का उद्देश्य शासन और लोक सेवा वितरण में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति का सख्ती से लागू करना है। इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सेवाएं बिना किसी रिश्वत या देरी की पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए। और मुख्य एजेंसी की बात की, इसे राज्य की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, तो जन विश्वास विधेयक 2026 जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधानों संशोधन करता है का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो व्यापार करने में सुगमता होगी, इसकी मुख्य उद्देश्य जो होगा। और इसके बारे में देखते हैं तो भारतीय संसद द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के देश के कानूनी और व्यावसायिक माहौल को सुधारने के लिए देश में एक ऐतिहासिक कदम है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, गैर अपराधीकरण, इस विधेयक का मुख्य फोकस छोटी मोटी तकनीक या प्रक्रियात्मक चूकों जैसे फॉर्म भरने में देरी, मामूली कागजी भूल को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। पहले इन गलतियों के लिए जेल की सजा प्रावधान था, जिसे अब केवल नागरिक दंड या जुर्माने में बदल दिया गया है। और बात की भरोसे पर आधारित शासन, यह बिल इंस्पेक्टर राज और अनावश्यक मुकदमों के डर को खत्म करने कर नागरिकों और उद्यमों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करता है। अदालतों का बोझ कम करना, छोटे मामलों का निपटारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाने से देश की अदालतों पर लंबित करोड़ों जो मुकदमों का बोझ काफी कम होगा। और बात की जाए विधेयक के मुख्य आंकड़े, मंत्रालय और कानून, यह विधेयक मूलतः 23 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 79 केंद्रीय अधिनियमों 784 सुधार करता है। देखिए ये प्रश्न कल आया हुआ था, 100% जो भी बताऊंगा ना सब होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, संशोधित होने वाले प्रमुख कानून, इसके तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, मोटर वाहन अधिनियम 1988, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और कॉपीराइट एक्ट 1957 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव किए गए हैं। और चेतावनी पहले का सिद्धांत बात करें, इस कानून में पहली बार अपराध करने पर सीधे जुर्माना लगाने के बजाय एडवाइजरी या लिखित चेतावनी देने का नया प्रावधान जोड़ा गया है। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों और छोटे स्टार्टअप्स को अपनी गलतियों से सुधारने का अवसर मिलेगा। तो और अगला प्रश्न जो हम छठा प्रश्न देखते हैं, तो प्लैनेट इन फोकस यानी ग्रह पर ध्यान केंद्रित और डिलीवरिंग
प्रॉस्पेरिटीज एट स्केल, बड़े पैमाने पर समृद्धि प्रदान करना नामक सतत विकास लक्ष्य विषयगत बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। और केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में बिहार के पटना में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला के दौरान 2 विशेष विषयगत सतत विकास लक्ष्य के बुलेटिन जारी किए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें बुलेटिन का आधार, ये बुलेटिन 2030 के वैश्विक सतत विकास जोड़ एजेंडे के 5 बुनियादी स्तंभों लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और साझेदारी, इन 5 स्तंभों पर संचालित रिपोर्ट श्रृंखला का हिस्सा है। पहला बुलेटिन की बात की जाए मुख्य रूप से पर्यावरण स्थिरता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, जिम्मेदारी SDG 6 और जिम्मेदारीपूर्ण उपभोक्ता उत्पादन SDG 12, जलवायु कार्यवाही SDG 13, जल के नीचे जीवन SDG 14 और भूमि पर जीवन SDG 15 से जुड़े लक्ष्यों पर हमें भारत की प्रगति को दर्शाया गया है। दूसरे बुलेटिन की बात की जाए तो यह आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास पर आधारित है। इसका ध्यान मुख्य रूप से किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास SDG 7, 8, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा SDG 9, असमानताओं में कमी SDG 10 और टिकाऊ शहर SDG 11 पर केंद्रित है। डेटा का स्रोत, इन दोनों बुलेटिन को तैयारी करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों SDG संकेतक, राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट के नवीनतम अधिकारी आंकड़ों का उपयोग करता है। और बात की जाए 7वां प्रश्न, वर्ष 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये जो पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर एक जो है राहत योजना से ये है ना, तहत कैशलेस दुर्घटना राहत योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत कैशलेस दुर्घटना राहत योजना मध्यम विश्लेषण ये लागू की गई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए योजना को देशव्यापी स्तर पर लागू किया है। और बात कीजिए इसके बाद फ्री इलाज सीमा, इसके तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना के समय गोल्डन आवर पहले 1 घंटा के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस ट्रामा केयर इलाज दिया जाएगा। पात्रता की बात की जाए, यह योजना बिना किसी आय या नागरिकता भेदभाव के सभी सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित पर लागू होता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी पर्यटक, सभी के लिए। अस्पतालों का नेटवर्क देखें तो देश के सभी आयुष्मान भारत से संबंध अस्पतालों और इनके लिए पैनल में शामिल अन्य ट्रामा सेंटरों पर यह सुविधा तुरंत उपलब्ध होगी। मैंने कहा, आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे जहां आयुष्मान भारत जैसा सेवाएं दी जा रही हैं तुरंत लागू उन सब पे लागू हो। और गोल्डन आवर सड़क दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे तुरंत इलाज मिलने पर पीड़ित की जान बचने की संभावना 80% तक बढ़ जाते हैं। गुड सैमरिटन लॉ की बात की जाए, सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले आम नागरिकों को पुलिस अदालती पूछताछ की डर से बचाने के लिए कानून सुरक्षा दी गई है। और कार्यान्वयन एजेंसी बाद इस पूरी कैशलेस योजना के डिजिटल प्रबंधन और भुगतानों की देखरेख राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अगला देखें 8वां प्रश्न, वर्ष 2026 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किन किन देशों द्वारा की गई है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका द्वारा ये आयोजन किया गया था। और ICC पुरुष T20 2020 का द्विवार्षिक वैश्विक टूर्नामेंट का जो 2 वर्षों में मतलब एक बार होता है 10वां संस्करण था, जिसका सफल आयोजन एशिया महाद्वीप के 2 प्रमुख क्रिकेट प्रेमी देशों में किया गया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत में। पहला जो T20 वर्ल्ड कप था, जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप वो 2007 में खेला गया था, ठीक है। और ये जो है इसमें इंडिया ही विनर रहा था, इंडिया विजेता रहा था, इंडिया पाकिस्तान को हरा कर, ठीक है। और बात की जाए तो आयोजन अवधि की बात की जाए, यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक 2026 के बीच खेला गया था और भारत सूर्य कुमार की कप्तानी में इस बार टीम जीती थी। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। दोनों देशों के कुल 8 मैदानों में 55 मैच खेले गए। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा को 2026 टूर्नामेंट का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। पिछला संस्करण 2024 का जो था T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने होस्ट किया कि संयुक्त मेजबानी में खेला गया, जिसकी विजेता भी भारतीय टीम थी। आगामी संस्करण की बात करें 2028 का जो होने वाला है, यानी 11वां T20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर उसका आयोजन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, रसायन विज्ञान में संयोजकता का क्या अर्थ होता है? तो किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजन क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब एक आप हाथ समझ लीजिए, किसी मनुष्य का जो परमाणु, उसको मनुष्य समझिए, एक मनुष्य जो उसके दूसरे हाथ अपने उसके पास हाथ है, जो एक्स्ट्रा हाथ समझ लीजिए, जो भी हाथ है उनको जो दूसरे मनुष्य परमाणु से मिला रहा है, तो उसी को संयोजकता कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो रसायन विज्ञान में संयोजकता किसी भी तत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, जो यह तय करता है कि वह तत्व दूसरे तत्वों के साथ मिलकर कैसे यौगिक बनाएगा। और बात की जाए तो किसी तत्व के परमाणु की अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जोड़ने या रासायनिक बंध बनाने की क्षमता है, उसको संयोजकता कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन संयोजकता तय करते हैं। अष्टक नियम, हर परमाणु अपनी बाहर कक्षा को स्थिर बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसके लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, वह ग्रहण करता है या साझा करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, क्योंकि 28 आखिरी कक्षा में 8 चाहता है ना, तो 8 पूरा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन का विन्यास 2-6 होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। जैसे O2 लिखा रहता है ना, यानी 2 पाया जाता है, इसी वजह से O2, तो ये संयोजकता 2 हो जाती है। और बात की जाए तो परिवर्तित संयोजकता, कुछ तत्व विशेष रूप से संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल जैसे लोहा तांबा एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लोहा Fe+2+3 दोनों संयोजकता दिखाता है। अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, आर्गन जैसी गैसें बाहरी कक्षा पहले से ही पूरी तरह से होती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें संयोजकता शून्य होती है। जो होती है ना, हीना, नीना, रीना, करीना, अक्सर रंगीन, हीना, नीना, करीना, ऐसे एक्सरे, रंगीन करके है ना, तो ये सारी संयोजकता इनका अष्टक पूरा होते हैं आखिरी में, तो इस वजह से किसी मतलब शून्य अक्रिय गैसें कहा जाती है, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। संयुक्त परमाणु क्रमांक की बात की में अंतर बात की जाए, परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, जबकि संयुक्त बाहरी इलेक्ट्रॉनों में लेन देन की क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, झूला झूलने रहे किसी व्यक्ति की गतिज ऊर्जा किस स्थिति में सबसे अधिक होगी? और तो देखिए, जो ऑप्शन ए है, जब झूला अपनी मध्यम स्थिति में यानी पहुंचेगा तो सबसे निचले बिंदु पर। अब नॉर्मल देखिए, अब ये समझिए, ये किसी डाली है, यहाँ एक झूला ऐसे लटक रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा तो पहले बीच में रहेगा, तो समझो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ बीच में रहेगा, स्थिर रहेगा। ये यहाँ से चला, यहाँ पहुँचने के बाद मिड पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर ठीक है, फिर ये वापस ऐसे आएगा, ठीक है, इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 है, स्टार्टिंग में 0 पॉइंट था, पर जब अपने मध्यम स्थिति में आएगा तो कंप्लीट मतलब मैक्सिमम इसमें जो है स्पीड होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी और यहाँ पर भी मिनिमम होगी। मिनिमम 2 स्थिति, मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैं जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, झूला झूलना भौतिक में एक सरल लोलक की गति का बेहतरीन उदाहरण होता है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। देखिए, तो मध्य स्थिति पर जब झूला सबसे नीचे यानी बीच में होता है, तब उसकी ऊंचाई न्यूनतम होती है, जिससे इसकी स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इस बिंदु पर पूरी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसी कारण ये झूले की गति सबसे तेज होता है। उच्चतम बिंदु पर बात करें, जब झूला सबसे ऊपर होता है तो वह एक पल के लिए रुकता है, यदि उसकी गति शून्य हो जाती है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा शून्य यानी स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh जो होगा, वो जो है मैक्सिमम हो जाता है। और बात की जाए ऊर्जा का सूत्र देखें, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 mv² होता है, ये हम जानते हैं, जिससे मतलब ऐसे बना पीडीएफ में तो नहीं है, 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो गई, और mgh हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी यानी मास होता है, ग्रेविटी होती है और हाइट पे कुछ रहता है, इस वजह से तो सब मिलकर स्थितिज ऊर्जा बन जाते हैं। कुल ऊर्जा की बात की जाए, झूले के हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग हमेशा नियत रहता है।
ठीक है। और समयावधि की बात की, यदि झूलते हुए व्यक्ति के पास कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाए, यानी द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो झूले के आवर्तकाल यानी चक्कर को पूरा करने के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो होगा 11वां, पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र किन दो देशों के बीच कार्बन क्रेडिट व्यापार और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक द्विपक्षीय ढांचा है। ये भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ था। इसके बारे में भारत सरकार की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2026 में जापान के साथ मिलकर संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को आधिकारिक रूप से अपना लिया है। यह भारत का पहला लाइव कार्बन क्रेडिट व्यापार ढांचा है। और इसके बारे में देख लें, कार्यप्रणाली, इस तंत्र के तहत जापान भारत में कम कार्बन वाली उन्नत तकनीक और बुनियादी ढांचे में निवेश करेगा। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। जो कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होंगे उन्हें दोनों देश आपस में साझा करेंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 6.2, या पेरिस समझौते का वह प्रावधान है जो देशों को स्वेच्छा से अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो डबल काउंटिंग की रोकथाम, इस समझौते के तहत कड़े वैश्विक नियमों अपनाए गए हैं ताकि एक कार्बन क्रेडिट को दोनों देशों अपने पर्यावरण खातों न गिन सके। क्रेडिट बेचने वाले देश को अपने आंकड़ों में सुधार करना होता है। और देखिए लाभ देखें तो इससे भारत के बाहरी उद्योगों, नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में तकनीक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्य देखिए यह साझेदारी भारत की 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न देखें जो हमारा 12वां प्रश्न होगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ठीक केंद्रीय बजट के पहले पेश कर दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक प्रमुख दस्तावेज होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्थिति की पूरी समीक्षा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत का समय देखिए यह हमेशा केंद्रीय बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर रखा जाता है। तैयारी बात की जाए तो इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बनता है। महत्व की बात यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, कृषि उद्योग, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन और चुनौतियों का आधिकारिक लेखा जोखा होता है। और संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसे बजट के एक दिन पहले अलग से पेश किया जाने लगा। बाध्यता की बात की जाए, सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में पेश करना एक परंपरा है, लेकिन इसकी सिफारिशी है सुझावों को मानने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती है। मतलब ये पेश किया जाएगा पर इसको माने या न माने सरकार बाध्य नहीं होगी। रेल बजट विलय की बात की जाए, वर्ष 2017 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है, इसलिए अब आर्थिक सर्वेक्षण में रेलवे के विकास समीक्षा भी शामिल होती है। अगला प्रश्न देखें तो 20 मई 2026 को रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस राजनेता को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनको यह मेडल मिला है। इसके बारे में और देखें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू ने रोम की स्थित एक FAO मुख्यालय में आयोजित एक इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें, सम्मान का कारण, यह पदक प्रधानमंत्री मोदी को भारत के वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास समाधान में उनके असाधारण और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिए गए हैं। समर्पण की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को देश के 11 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं, भारतीय किसानों और कृषि वैज्ञानिक समुदायों को समर्पित किया। शब्द का अर्थ एग्रीकोला का अर्थ होता है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ किसान होता है, जो मानव सभ्यता में कृषि के महत्व को दर्शाता है। और बात कीजिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में भूख और कुपोषण से को खत्म करना है। इसका मुख्यालय रोम और इटली, रोम जो है इटली की राजधानी रोम में है। तो भारतीय कृषि की पहलों की सराहना कीजिए। इस पुरस्कार के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं जैसे प्रति बूंद अधिक फसल, सूक्ष्म सिंचाई, सटीक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि में ड्रोन व AI आधारित तकनीकों के उपयोग वैश्विक स्तर पर सराहना की गई
की गई है। अगला प्रश्न देखें तो मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था जिसे भंग कर दिया गया है? तो ये भारतीय दंत परिषद इसका पुराना नाम था। भारत सरकार ने देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 19 मार्च 2026 को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पर मनाया जाता है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का औपचारिक गठन किया है। इसके बारे में देखें ऐतिहासिक बदलाव। इस नए आयोग के लागू होने से दशकों पुराना दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 पूरी तरह से निरस्त हो गया है। इसके स्थान पर भारतीय दंत परिषद DCI को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था। और नेतृत्व की बात की जाए प्रतिष्ठित चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर संजय तिवारी को इस नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष चुना गया है। और उद्देश्य इस सुधार का मुख्य उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, निजी कॉलेजों में फीस का नियमन करना है और देश के हर नागरिकों तक सस्ती ओवर हेल्थ केयर पहुंचाना है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो 3 स्वायत्त बोर्ड की बात की जाए सुचारू कामकाज के लिए NDC को 3 स्वायत्त निकायों में विभाजित किया गया है। पहला देखें तो जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड जो शिक्षा के स्तर और पाठ्यक्रमों की निगरानी करेगा। और अगला दूसरा जो है ये सब गलत हो गया, ये A, ये B और C ऐसे। डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जो कॉलेजों के मूल्यांकन और मान्यता को निर्धारित करेगा। और एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो डॉक्टरों के पेशेवर आचरण और राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रबंधन का देखेगा। समान सुधार श्रृंखला की बात की जाए बदलाव भारत सरकार के उस व्यापक प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है जिसके तहत पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC को भारतीय नर्सिंग परिषद को बदलकर राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग बनाया गया था। और आगे बात की जाए तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय महिला मुक्केबाजी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी 51 भार वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो निकत जरीन जी हैं उन्होंने स्वर्ण मेडल प्राप्त किया, यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय महिला मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। यह वैश्विक मंच पर स्टार भारतीय मुक्केबाजी निकत जरीन ने अपना दबदबा कायम रखा है। और बात की जाए आगे तो शानदार जीत महिला 51 किलोग्राम भार में रोमांचक फाइनल मुकाबले में निकत जरीन ने चीनी ताइपे की मुक्केबाज यी सुआंग हो का एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी पूरी तरह से डोमिनेट किया है चीनी जो है मुक्केबाज पर। ऐतिहासिक सफर के बाद निकत जरीन भारत के सबसे सफल आधुनिक मुक्केबाज में से एक है जिन्होंने लगातार 2 बार 2022-23 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मुक्केबाजी के आधिकारिक नियमों में महिलाओं के लिए 51 किलोग्राम की श्रेणी होती है, न कि 11 किलोग्राम, मतलब ये तो गलत हो गया कुछ। और बात करें क्योंकि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वेट कैटेगरी में 45 से 48 किलोग्राम से शुरू होती है। और बात की जाए भारत का रिकॉर्ड, इस घरेलू विश्व कप फाइनल्स टूर्नामेंट में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक, 9 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, इस तरह से कुल 20 पदक जीते हैं। खास बात यह रही कि भारतीय दल के सभी 20 मुक्केबाज पोडियम इन मेडल जीतने तक पहुंचे। अन्य महिला स्वर्ण पदक विजेता की बात की निकत जरीन के अलावा जास्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, मीनाक्षी, परवीन हुड्डा, अरुंधति चौधरी और नुपुर ने भी महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 की बात की जाए, इसी शानदार लय को बरकरार रखते हुए अगस्त 2026 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाज जैसे साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम और जस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम ने रिकॉर्ड 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं तो आवेग त्वरण विस्थापन और तय की गई दूरी में से कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो जो तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भौतिक में राशियों में को मुख्य रूप से अदिश और सदिश में बांटा गया है, उनके धनात्मक या ऋणात्मक होने के गुण को तय करता है। दूरी की बात की, यह एक अदिश राशि है जिसका अर्थ होता है इसमें केवल परिणाम, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, चूंकि यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई होती है। इसकी गतिमान वस्तु के लिए हमेशा एक धनात्मक होता है, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बाकी राशियां विस्थापन एक सदिश राशि है, या कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से विपरीत दिशा में जाती है तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। त्वरण की बात की जाए तो जब किसी
वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, जैसे ब्रेक लगाने पर त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जिसे मंदन कहा जाता है। आवेग की बात की जाए, बल और समय का गुणनफल सदिश होता है। इससे यदि बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा है तो आवेग ऋणात्मक हो जाता है। तो इस हिसाब से मतलब विस्थापन और त्वरण और आवेग ये तीनों ऋणात्मक हो सकते हैं, पर दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी और विस्थापन में अंतर देखेंगे तो दूरी विस्थापन सिंपल इंटरेस्ट है कि एक ही जाने अंतर कि दूरी ऋणात्मक हो सकती है और विस्थापन ऋणात्मक नहीं हो सकता। बाकी आप इतना तो पढ़े ही होंगे, पेपर देने जा रहे हैं कि और क्या क्या गुण होता है। अदिश और सदिश की बात की जाए तो अदिश वो केवल परिणाम होता है, जैसे चाल, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, इसमें केवल ये ऋणात्मक दिशा नहीं दर्शाते, ऋणात्मक नहीं हो। सदिश की बात की जाए तो परिणाम दिशा दोनों होगा। वेग, बल, संवेग ये ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए तो एक पारंपरिक विद्युत बल्ब क्यों ग्लो करता है यानी प्रकाश देता है? जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट के अत्यधिक गर्म होकर तप्त हो जाता है, होने के कारण ये प्रकाश देता है। इसकी बात की जाए तो पारंपरिक विद्युत बल्ब, एडिसन बल्ब जो है मुख्य रूप से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर के सिद्धांत पर काम करता है। और बात की जाए कार्य प्रणाली इसकी, जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर लगे पतले टंगस्टन फिलामेंट से गुजरती है, तो टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बहुत कम समय में अत्यधिक ऊष्मा में बदल जाता है। यानी कि जो बल्ब में लगा होता है टंगस्टन ना, एक ऐसे ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे कुछ टेढ़ा 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 सा लगा रहता है। तो जब गर्म हो जाता है इसका उच्च, देखो अब इसमें क्या है, उच्च इसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध उच्च होता है ताकि ये जल्दी से गले ना, ठीक है। गलनांक भी इसका उच्च रखा जाता है। और तप्त दीप्त की बात की जाए, जब फिलामेंट को तापमान लगभग 2500 डिग्री मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वह सफेद गर्म होकर चमकने लगता है और यह दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। अक्रिय गैसों की भूमिका की बात की जाए, बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है या नाइट्रोजन, आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अत्यधिक तापमान पर भी टंगस्टन ऑक्सीकरण न हो और फिलामेंट जलकर टूटे नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संबंधित कुछ टंगस्टन के ही उपयोग क्यों? टंगस्टन रासायनिक प्रतीक जिससे डब्ल्यू का गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस तक। इस उच्च गलनांक के कारण ही यह बिना पिघले अत्यधिक उच्च ताप पर भी स्थित बना रहता है। ऊर्जा की बर्बादी, पारंपरिक बल्ब बहुत अधिक ऊर्जा कुशल नहीं होता है, इसलिए इसमें खपत होने वाली लगभग 90 से 95% विद्युत ऊर्जा में बदल कर बर्बाद हो जाती है। केवल 5% ही 10% 5% या 10% ऊर्जा ही बदल पाती है, प्रकाश में बदल पाती है। आधुनिक विकल्प देखें तो एलईडी जो है, इसी ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए आजकल पारंपरिक बल्बों की जगह एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है। एलईडी एक अर्धचालक सिद्धांत पर काम करता है और बिना गर्म हुए बहुत कम बिजली से में अधिक प्रकाश देता है। आगे बात की जाए तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक एक रियोस्टेट यानी परिवर्तनीय प्रतिरोधक को दर्शाता है? तो जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है एक समान प्रतिरोध का प्रतीक जिसके ऊपर एक तिरछा तीर या ऊपर की ओर मुड़ा हुआ तीर गुजरा हो। और इसके बारे में बात कर लें तो विद्युत परिपथों में विभिन्न घटकों में दर्शाने के लिए विशेष प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट का प्रतीक नीचे दिया गया है। देखो, मुख्य बिंदुपथ बनावट इन्हीं से टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे IEC और ANSI के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिरोधक रियोस्टेट को दर्शाने के लिए एक समान प्रतिरोधक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा का आयताकार बॉक्स होता है, बनाया गया है और उसके ऊपर एक तिरछा तीर या ऊपर से आता हुआ एक तीर का निशान बनाया गया है। यह तीर एक दर्शाता है कि इसके प्रतिरोधक के मान को जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। विद्युत धारा की बात की जाए, ये मान नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे बाकी विकल्प को। ये देख लो, यह वोल्ट मीटर का। और देखते हैं जो इनसे इम्पोर्टेंट है वो हम देखें। संबंधित टोकन अंतर, रियोस्टेट यह आमतौर पर 2 टर्मिनल वाला उपकरण होता है जिसके मुख्य कार्य सर्किट धारा को नियंत्रित करना होता है, जैसे पंखे का रेगुलेटर। और पेंटिसियोमीटर की बात की, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत विभवांतर को नियंत्रित करने मापने के लिए किया जाता है। ओम के नियम जैसे हम जानते हैं, V बराबर IR इसका फार्मूला होता है। और इसके बाद ओम के नियम V बराबर IR के अनुसार यदि वोल्टेज V स्थिर होता है तो धारा I प्रतिरोध R की व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। रियोस्टेट इसी सिद्धांत पर काम करते हुए प्रतिरोध बदलकर करंट को बदलता है। और बात की जाए अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
2.0 के लिए घोषित 1 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पहला ऑप्शन है में सेमीकंडक्टर उपकरण सामग्री का उत्पादन, स्वदेशी फुल स्टेट आईपी डिजाइन और उद्योग नेतृत्व वाले अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्रों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। और इसके बारे में देख ले तो केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के तकनीक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन को शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसके लिए शुरुआती वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ आवंटित किए गए। रणनीति बदलाव, यह नया चरण भारत के साधारण असेंबली और परीक्षण से आगे ले जाकर सेमीकंडक्टर की पूरी मूल श्रृंखला को स्थापित करने में केंद्रित है। और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लें तो दीर्घकालिक विजन, बजट की इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विकास के लिए 1,27,500 करोड़ के कुल वित्तीय बैरिवे वाले सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। कितनी राशि है आप इस जरूर देखिएगा, 1,27,500 करोड़ रुपए। बाजार का अनुमान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार बढ़ती डिजिटल मांग के कारण भारत सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 100 से 110 बिलियन यूएस डॉलर, वर्ष 2035 तक 300 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। संबंधित योजनाएं, सेमीकंडक्टर मिशन को गति देने के लिए सरकार समांतर रूप से डिजाइन लिंक इनिशिएटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जैसी योजनाएं भी चला रही है। और आगे बात कीजिए, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों के लिए विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम पूर्ण विकसित संस्करण कौन सा है? तो जो ULPGM-V3 है, ये इसका नवीनतम संस्करण हो जाएगा। और अच्छा, डीआरडीओ ने मई 2026 में आंध्र प्रदेश के कुरनूल परीक्षण रेंज में ULPGM-V3 मिसाइल के अंतिम विकासात्मक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस सफल परीक्षण के साथ ही इस मिसाइल प्रणाली को बड़े पैमाने पर सीरियल प्रोडक्शन के लिए मंजूरी मिल गई है। दोहरे युद्ध मोड की बात की, यह स्वदेशी मिसाइल वायु से भूमि और वायु से वायु दोनों मोड में सटीक हमला करने में सक्षम है। यह एक एंटी टैंक भूमिका निभाने के साथ साथ दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई हमलों लक्ष्यों को भी मार गिरा सकती है। दागो और भूल जाओ, यह एक पूरी तरह से स्वायत्त दागो और भूल जाओ श्रेणी का सटीक निर्देशित मिसाइल है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह अपने उन्नत शिखर की मदद से दिन या रात दोनों समय में चलते फिरते लक्ष्यों को खुद ही ट्रैक कर नष्ट कर सकती है। और अगली बात की विकास भागीदारी, इसका विकास मुख्य रूप से हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान परीक्षणों के लिए इसे बेंगलुरु के निजी कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित UAV में एकीकृत किया गया है। उत्पादन की बात की, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसके निर्माण के लिए डीआरडीओ ने भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है। संबंधित मुख्य बिंदु देखें तो उन्नत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, इस मिसाइल प्रणाली एक अत्यधिक स्वचालित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है, जो युद्ध क्षेत्र में इसके कॉम्बैट रेडीनेस और लॉन्च ऑपरेशन को खुद प्रबंधित करता है। UAV युद्ध कौशल में बढ़ावा, यह हल्की और बेहद सटीक मिसाइल भारत के रुस्तम, तपस और यह आगामी मानव रहित लड़ाकू वाहनों की युद्ध क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी, जिससे पायलटों को खतरे में डालने बिना सटीक हमले किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलेटिक्स को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रवीण कुमार जी पैरा हाई जंपर हैं, उनको मिला पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के तहत देश के स्टार पैरा हाई जंपर ऊंची कूद खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल के क्षेत्र में उनका साधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। और बात की जाए तो उपलब्धि, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले प्रवीण कुमार वर्तमान में विश्व के नंबर 1 पैरा हाई जंपर है। उन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 6 खेलों में 2.08 मीटर शानदार कूद लगाकर न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बना लिया है। सम्मान समारोह के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस पुरस्कार की घोषणा के बाद 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया। प्रेरणा की बात की जाए, जन्मजात पैर की दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने समान वर्ग के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर खेलों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। और देखें तो
पद्म पुरस्कार 2026 के अन्य विजेताओं की बात की जाए तो वर्ष 2026 में कुल 9 खेल हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है, जबकि क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर, महिला हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहला विदेशी कोच की बात की जाए, जॉर्जिया के पूर्व कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्ताबिरिस विली, जिन्होंने योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया को प्रशिक्षित किया था, को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले विदेशी कोच बने हैं। पुरस्कार का क्रम देखें, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है जो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 प्रकार के दिए जाते हैं। और बात की जाए अगले प्रश्न की ओर, तो भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग, जो सेंटर ऑफ HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाए, उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने अपने मानव संसाधन प्रबंधन आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए 25 मई 2026 को हैदराबाद के मौला अली स्थित SCR ग्राउंड में एक राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है। और बात की जाए इसके बारे में, तो तकनीक का उपयोग चिराग केंद्र रेलवे प्रशासनिक प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और प्रोडक्टिव एनालिटिक्स जैसे उन्नत तकनीक का उपयोग करेगा। इससे कर्मचारियों को डेटा आधारित ट्रांसफर, प्रमोशन और सेवानिवृत्त प्रवृत्तियों को सटीक प्रबंधन किया जा सकेगा। ट्रेनिंग हब की बात की जाए तो केंद्र रेलवे के सभी संवर्गों के कर्मचारियों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर प्रमाणित एक भूमिका आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा यह आंचलिक रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के लिए HRMS मित्रा नामक मास्टर ट्रेनर पूल भी तैयार करेगा। संचालन की बात की जाए, यह केंद्र मुख्य रूप से हैदराबाद स्थित भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान के तहत कार्य करेगा। इसके पूरी बुनियादी ढांचे को मई 2028 तक पूरी तरह से क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है। और बात की जाए मुख्यमंत्री मिशन कर्मयोगी कनेक्शन, इस केंद्र की परिकल्पना केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी ढांचे के अनुरूप की गई है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को डिजिटल माध्यमों से मजबूत करना होगा। iGOT की बात की जाए, iGOT रिकॉर्ड स्टूडियो डिजिटल लर्निंग और देशव्यापी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के प्रसार के लिए इस केंद्र में अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के साथ साथ एक विशेष iGOT रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी स्थापित किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात की जाए, चूंकि इसका उद्घाटन हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ है, ध्यान रहे कि यह क्षेत्र दक्षिण मध्य रेलवे SCR जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जो है रेल नियमन सिकंदराबाद हो जाएगा। अगला देखें तो प्रश्न हमारा जो होगा, देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो रही है पर दोस्तों इसमें आपके कंटेंट आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति जी इसके लेखक हो जाएंगे। और प्रसिद्ध लेखिका, परोपकारी और राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा लिखित इस विशेष पुस्तक का विमोचन अप्रैल 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई दिल्ली के संविधान सदन पुराने संसद भवन है ना, इसका नाम क्या होगा? संविधान सदन अब इसका नाम हो गया है, में किया गया। और बात की जाए पुस्तक की प्रेरणा, वर्ष 2024 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद जब सुधा मूर्ति ने संसद भवन का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वहां आने वाली स्कूली बच्चों दीवारों पर बने भित्र चित्रों की पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने एक सचित्र कॉफी टेबल बुक तैयार की। विषय वस्तु की बात की जाए, यह पुस्तक संसद भवन की दीवारों पर उभारे गए 124 भित्ति चित्र पैनलों का एक ऐतिहासिक और जीवंत दस्तावेज है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम तक भारत की समृद्ध संस्कृति और लोकतांत्रिक यात्रा को कहानियों के माध्यम से दर्शाती है। प्रकाशन की बात की जाए, इस महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया। यह सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई 91वीं पुस्तक हो जाएगी। सुधा मूर्ति लेखिका के बारे में, ये इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष और उन्हें सामाजिक कार्यों तथा साहित्य उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत द्वारा पद्म भूषण 2023 और पद्मश्री 2006 में सम्मानित किया गया है जा चुका है। मार्च 2024 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। और इस पुस्तक में दर्शाए गए भित्र चित्रों के माध्यम से चाणक्य, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी जैसे महान विभूतियों का ऐतिहासिक संदेशों और मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक सरल भाषा में समझाया गया है। अगला देखते हैं जो हमारा 24वां प्रश्न होगा, दी गई रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने पर सभी
अभिकारक और उत्पादों के गुणांकों का कुल योग कितना होगा। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर इनके गुणांक कितने निकालेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपके द्वारा बताए गए समीकरण एमसन और इसके साथ जिंक नाइट्रेट का हाइड्रोजन, तो इसको असंतुलित अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको संतुलन की दाईं ओर से नाइट्रेट समूह, और मतलब ऐसे इसको जब हम संतुलित करेंगे, कुल गुणांकों की गणना करेंगे, तो कुल मिला के हमें 5 जो है गुणांक मिलेंगे। ठीक है, और धातु और अम्ल समानता क्रिया, जब कोई भी सक्रिय धातु जैसे जिंक मैग्नीशियम आयरन किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह आमतौर पर धातु लवण देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान, अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए इसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाती है, तो यह पॉप की आवाज के साथ जलती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम रासायनिक समीकरण में संतुलन के का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि तीर के बाईं ओर यानी अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान होती है। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, यदि उस परमाणु पर +2 आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर 18 होगा। और कैसे होगा हम देखते हैं। रासायनिक विज्ञान में किसी परमाणु पर आवेश उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का कारण होता है। और बात की किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन की बात कीजिए, अवस्था में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ परमाणु क्रमांक 20 यानी प्रोटॉनों की संख्या 20 और समान इलेक्ट्रॉन 20 भी होंगे। +2 आवेश का अर्थ है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है यानी त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। तो +2 आवेश का मतलब होता है इस परमाणु में ने अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अंतिम संख्या 20 में से 2 घटा देंगे जो चला गया है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तत्व की पहचान की बात कीजिए, परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व कैल्शियम है। जहाँ जब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो कैल्शियम आयन बनता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। यह स्थिर अक्रिय गैस आर्गन जैसा होता है। धनायन या ऋणायन की बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर होता है, जब कोई उधार लेता है तो उस पर कर्ज चढ़ जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर लेता है तब उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन पर एक आवेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन 17 से 18 हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर प्रभाव देखें, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही 20-20 हो जाएंगे, प्रोटॉन संख्या 20 ही रहेगी। अमाशय, अगला प्रश्न देखें तो अमाशय से प्रोटीन की पाचन के निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो इसके बारे में देखें तो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय से शुरू होता है, जहां विशेष पाचक रस इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मुख्य बिंदु पर पेप्सिन का कार्य अमाशय की ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिससे पेप्सिनोजन नामक विशेष निष्क्रिय एंजाइम होता है। अमाशय में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक जो HCl अम्ल होता है इसी प्रक्रिया पेप्सिन में बदल देता है। यह पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों यानी पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है। बाकी बात करें ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन पचाता है, लेकिन इसका अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और छोटी आंत में काम करता है। और एमाइलेज की बात कीजिए, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है। लाइपेज की बात कीजिए, यह वसा को पचाने में काम करता है। और देखें जठर रस के घटक देखें तो अमाशय के पाचक रस में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। HCl अम्ल होता है और पेप्सिन होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन काम कर सके और भोजन बैक्टीरिया को मारता है। और पेप्सिन की बात कीजिए, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। श्लेष्मा, यह अमाशय तीसरा जो पार्ट होता है, यह अमाशय की भीतरी दीवार में मजबूत अम्ल से जलने से बचाता है श्लेष्मा। रेनिन की बात की जाए, रेनिन एंजाइम बच्चों के अमाशय में रेनिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो दूध की प्रोटीन यानी जो केसिन को पचाने में मदद करता है। पूर्ण पाचन की बात की जाए, प्रोटीन का अंतिम पूर्ण पाचन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एमिनो अम्ल के रूप में होता है। अगला प्रश्न 27वां देखते हैं। फरवरी 2026 में आयोजित 13वां एशिया प्रशांत विकास मंच किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो है थाईलैंड में हुआ था। और 13वां एशिया प्रशांत सतत विकास मंच का आयोजन 24 से 27 फरवरी 2026 तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र में किया गया था। और इसके बाद में आयोजक यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित एक वार्षिक और समावेशी अंतर मंच है। थीम की बात करें, इस वर्ष की थीम सभी के लिए एक सतत भविष्य हेतु 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों के लिए परिवर्तनकारी न्याय संगत अभियान, अभिनव और समन्वित कार्य
इसकी जो है थीम रखी गई है। महत्व की बात की जाए, इस मंच एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2030 का एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से लागू करने और उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्य देशों को, नागरिक समाजों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक साथ लाता है। इस बैठक के परिणाम सीधे न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली वैश्विक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में प्रस्तुत किए जाते हैं। और बात की जाए तो फोकस में रहने वाला प्रमुख सतत विकास लक्ष्य, बात की जाए तो इस 13वें संस्करण में मुख्य रूप से 5 वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति पर गंभीर चर्चा की है। जो SDG 6 है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। SDG 9 उद्योग और नवाचार बुनियादी ढांचा। SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय। SDG 17 जो लक्ष्यों के लिए एक साझेदारी की बात करता है। युवा मंच की बात की, इसी मुख्य कार्यक्रम के समांतर युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए 18 से 20 फरवरी 2026 तक बैंकॉक में अब APFSD यूथ फोरम का भी आयोजन किया गया था, ताकि पर्यावरण और नीति निर्माण में युवाओं में विचारों की साझा किया जा सके। और देखिए 28वां प्रश्न जो होगा, भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइडर हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षा किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। तो ये जो डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर इसका पूरी तरह से सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके बारे में देखा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना IAF ने 7 मई 2026 को ओडिशा के तट पर के पास सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन, जो टेक्टिकल एडवांस रेंज एगुमेंशन है, जो तारा इसका फुल फॉर्म होगा, यानी तारा हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। और बात की जाए तारा का क्या है, यह एक स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है और यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार प्रणाली है। इसका मुख्य काम पारंपरिक अनिर्देशित वारहेड्स यानी जो है समान ग्रेविटी बमों को अत्यधिक सटीक निर्देशित और स्मार्ट हथियारों में बदलना है। तकनीकी विकास की बात की जाए, इसे मुख्य रूप से हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र या अर्थात DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन विकसित किया जा रहा है। लागत प्रभावशीलता की बात की, अपनी तरह का पहला ग्लाइडेड हथियार है जो जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को बेसर करने के लिए अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणाली का उपयोग करता है। इससे महंगी विदेशी गाइडेंस खरीद बिना मौजूद स्टॉक बमों को स्मार्ट बनाया जा सकता है, यानी महंगे कम खर्चे में इसे प्राप्त किया जा सकता है। और बाकी मैं आपको ये PDF दे दूंगा, देख लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तो वर्ष 2026 में कौन सा व्यक्ति 14वीं बार दुनिया का 100वां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल हुआ है, जो इसे आधुनिक वार्षिक सूची में किसी भी प्रतिष्ठित द्वारा सर्वाधिक बार शामिल होने का रिकॉर्ड है। जो चीन के Xi Jinping जी हैं, उनको यह मिला है। तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping ने एक बार नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद Xi Jinping वर्ष 2026 के टाइम्स 100 सूची में रिकॉर्ड 14वीं बार शामिल हुए हैं। वह इस सूची के इतिहास में किसी भी अन्य जीवित वैश्विक नेता या व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक बार जगह बनाने वाले व्यक्ति हैं। अन्य वैश्विक नेता की बात की जाए, जिनपिंग के बाद इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वीं बार और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रमुखता से शामिल हुए। चयन का कारण, शी जिनपिंग को यह स्थान वैश्विक राजनीतिक, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, भू राजनीतिक पर उनके देश के अत्यधिक प्रभाव और उनकी व्यक्तिगत कूटनीतिक रणनीतियों के कारण दिया गया है। टाइम्स 100 सूची 2026 में शामिल भारतीय इस प्रतिष्ठित सूची में इस वर्ष प्रमुख रूप से 3 भारतीय अपनी जगह बनाए हैं। सुंदर पिचाई जी गूगल और अल्फाबेट के CEO, और तीसरी बार रणबीर कपूर वैश्विक सिनेमा और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता। विकास खन्ना की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भारतीय शेफ। और सूची का इतिहास बात श्रेणी टाइम्स 100 सूची में पहली बार 1999 में प्रकाशित हुई थी। इसे प्रतिवर्ष 5 प्रमुख श्रेणियों में जारी किए, कलाकार, नवप्रवर्तक, दिग्गज, नेता और प्रतीक के क्षेत्रों में से किया जाता है। अगला प्रश्न जो आखिरी हमारा प्रश्न होगा, IPL 2026 में किस बल्लेबाज ने सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाए थे? तो वैभव सूर्यवंशी ने सबसे अधिक छक्के लगाए थे। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी से छक्कों का एक नया इतिहास बना दिया है।
और रिकॉर्ड के बाद महज 15 साल की इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में कुल 72 छक्के जड़कर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल के 14 साल पुराना सार्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गिल ने 2012 के सीजन में 59 छक्के मारे थे। टूर्नामेंट के प्रदर्शन के बाद उन्होंने न केवल सर्वाधिक छक्के मारे बल्कि इस सीजन में 16 पारियों में कुल 776 रन बनाकर टी20 क्रिकेट के इतिहास में 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से 600 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। शीर्ष छक्के लगाने वैभव सूर्यवंशी 72, अभिषेक शर्मा 43 और रजत पाटीदार 42 छक्के कुल लगाए हैं। और बात की जाए सुपर 6 अवार्ड की बात की, इस जादुई प्रदर्शन के साथ उन्हें सुपर 6 का अवार्ड भी मिला है। प्ले ऑफ धमाका के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 29 गेंदों में 97 रनों के, जिसमें 12 छक्के इन्होंने शामिल थे। सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड बाद वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र 100 छक्के लगाने वाले और आईपीएल के इतिहास में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास थोड़ी लंबी हुई है पर दोस्तों आप देखेंगे ना, आप देखिए, आप शुरू में आइएगा, देखो कोई आएगा तो शायद उनको अच्छा ना लगे और चले जाएं, पर ये आखिरी तक जो बना रहेगा उसके सब बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे और ये किसी भी एग्जाम के लिए अब आगे आती शिफ्ट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप खुद देखें और अपने दोस्तों से सजेस्ट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।